Very good morning, dear students. Welcome to our e-learning classes. This is your commerce class. So, in the previous class, we studied the Unit 3 in BA Business Services 2. So, we covered the topic about the banking services and the main functions of bank. So, today we will know the subsidiary functions of bank. First, we know that there are mainly three functions of bank are very important. Like first is invest money, second provide loan, and third one is accept deposit. तो बैंक का जो ये थ्री वर्क है वो मेन वो जो फंक्शन है मेन जो कार्य है बैंक का वो हमारा है इन्वेस्ट मनी, जो कि बैंक जो है वो मनी इन्वेस्ट करती है। सेकेंड वन इज़ प्रोवाइड लोन, हमें जिस कस्टमर को पैसे की ज़रूरत होती है उन्हें लोन प्रोवाइड करती है, लाइक एजुकेशन लोन, हाउस लोन, कार लोन एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज एक्सेप्ट डिपॉजिट, एंड बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एंड कलेक्ट मनी भी कलेक्ट करती है इन डिफरेंट अकाउंट, लाइक इन सेविंग अकाउंट, इन करेंट अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट। सो हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में और बैंक जो है वो हमारी मनी को एक्सेप्ट करती है। Okay, so these three is the main functions of the bank. We already know the main functions of the bank. Main functions of the bank is like to accept and collect deposit, to lend money, to invest money, and to do inter-transaction and to do inter-banking transaction. Okay, so all are the main functions of the bank. And subsidiary functions of the bank. First one is to look after the financial transaction of the customer. To look after the financial transaction of the customer. So customer, there are mainly two types of customer in the bank. First one is the depositor and second is the borrowers. Depositor वो हो गया जो कि बैंक में पैसा जमा कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है, और सेकेंड वो हो गया जो बैंक से मनी लेंड कर रहा है, मनी उधार हम ले रहे हैं, तो वो जो है वो बोरोवर्स हो गया। ओके, सो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या होता है कि एक कस्टमर है जिसे कि एक दूसरे कस्टमर को वो चेकबुक दे रहा है और वो उसके पास चेकबुक नहीं है, सेकेंड पर्सन के पास चेकबुक नहीं है और उसे पैसे की ज़रूरत है। तो फर्स्ट मैं हूँ और मेरा फ्रेंड है, मेरे पास चेकबुक है बट मेरे फ्रेंड के पास चेकबुक नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो चेकबुक है उस पर मैं उसे जितने भी मनी की ज़रूरत है उतने मनी मैं उस चेकबुक पे लिखती हूँ, फिर वहाँ मेरे सिग्नेचर होते हैं और मैं उसे देती हूँ कि ये लो, तुम्हें जो भी पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें फ़ीस पेड करने हैं या तुम्हें अदर कोई भी वर्क है तो तुम करो। तो वो क्या करता है, वो मेरा फ्रेंड क्या करेगा कि उस चेकबुक को लेकर के वो बैंक में जाएगा और वहाँ पे वो बैंक वो जो हमारे चेकबुक पे हमने जितने भी मनी हमने उसे दिए हैं, जितने भी मनी हमने उस पर डाला है चेकबुक पे, तो वो अदर बैंक ले लेगी। तो यहाँ पे जो अदर बैंक रिसीव कर रही है मनी, तो यहाँ पर मैं पैसे दे रही हूँ और जो बैंक है वो मनी रिसीव कर रहा है मेरे बैंक से। ओके, सो दिस इज़ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर। इसमें कस्टमर में दो तरह के हो गए, एक मैं हो गई जो कि मैं डिपॉजिट कर रही हूँ, और वो हो गया जो बोरोवर्स हो गया जो कि हमसे पैसे उधार ले रहा है।
and second subsidiary function is to do transactions associated with foreign exchange. So transaction associated with foreign exchange, बैंक में ट्रांजेक्शन किस चीज़ की होती है? मनी की होती है, कैश की होती है, विद द हेल्प ऑफ चेक, चेक बुक, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा. सो टू डू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज. इन प्रेजेंट टाइम क्या है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट होती है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, हमारे कंट्री से अदर फॉरेन कंट्री में एक्सचेंज होती है, गुड्स की एक्सचेंज होती है. तो उसी तरह से यहाँ मनी का भी एक्सचेंज होता है. जैसे कि हमारे यहाँ पे मनी हम रुपये में हम बोलते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये 100 रुपये ऐसे रुपये में होती है. बट आप अदर कंट्री में जाओ, फॉरेन अदर कंट्री में आप अमेरिका में ले लो, तो वहाँ पे रुपये को क्या बोलता है? तो वहाँ वो डॉलर यूज़ करते हैं, $1 $2 ऐसा यूज़ करते हैं. आप अगर इंग्लैंड में जाओ तो वो डॉलर या रुपीज़ नहीं यूज़ करते, वो वहाँ पॉन्ड यूज़ करते हैं. सो उस तरह से यहाँ फॉरेन एक्सचेंज लाइक अपने अगर हम $1 लेते हैं तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? $1 इक्वल टू लाइक 73 रुपीज़. ओके, फॉर एग्जांपल हम 1 रियाल लेते हैं, जो कि रियाल जो रुपए है वो आपका सऊदी अरब वहाँ पे रुपए को रियाल बोलते हैं. तो वो हमारा इंडियन रुपीज़ कितना हो जाएगा? 19 रुपीज़ हो गया. तो ये टू डू ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज. अगर हम कोई भी सामान फॉरेन में परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ है जो कि $10 की है, तो हम इंडिया से उसे रुपये पेड कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं हम, तो वहाँ हमें रुपीज़ में करने पड़ेंगे. अगर $10 है तो हमें 730 रुपीज़ पेड करने होंगे. तो दिस इज़ दी ट्रांजेक्शन एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज. ओके, to issue a letter of credit. Third subsidiary function is to issue letter of credit. So what is this letter of credit? ये जो है एक रिटेन चेक है या रिटेन डॉक्यूमेंट है जो कि बैंक द्वारा दिया जाता है. तो जैसे कि आपका किसी भी बैंक में आपकी क्रेडिट अच्छी है, आपका इंडिविजुअल अकाउंट है और वहाँ से आपने लोन लिया हो या ओवरड्राफ्ट मनी लिया हो, तो अगर आपने उसे समय पर एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन टाइम पे अगर आपने पेमेंट किया है तो आपकी उस बैंक में आपकी क्रेडिट अच्छी हो जाती है. तो वहाँ इसी तरह अगर हमें दूसरे बैंक में से अगर हमें मनी की ज़रूरत है तो वहाँ अगर हमें लोन लेने हैं अदर बैंक से, एक बैंक में तो हमारी अच्छी क्रेडिट है, अगर अदर बैंक से हमें लोन की लेने हैं तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये जो फर्स्ट बैंक है जहाँ पे हमारी क्रेडिट अच्छी है वो हमें एक लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकती है. ओके, वो हमें एक जो लेटर है, रिटेन लेटर है जिसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, वो हमें वो बैंक देगी, जो कि हमें क्या होगा, मेरे लिए हेल्पफुल होगा अदर बैंक से ओवरड्राफ्ट मनी लेना या लोन लेना. सो दिस इज़ द लेटर ऑफ क्रेडिट. Fourth one is to issue traveler's check. So here what is traveler's check?
अभी क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, अपने कंट्री में भी करते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी करते हैं, बिसाइड कंट्री भी करते हैं, अदर कंट्री भी जाते हैं। तो वहाँ ये जो ट्रैवलर्स चेक है वो बैंक के द्वारा ये एक चेक की तरह ही है जो हमें बैंक प्रोवाइड करती है। तो इस ट्रैवलर्स चेक से आप कहीं भी किसी भी बैंक में जाओगे, जितने भी मनी की, फॉर एग्जांपल आपकी 10,000 की ट्रैवलर्स चेक है तो ये 10,000 रुपये जो है, 10,000 रुपये जो है वो आप किसी भी बैंक में जाओ, अपने कंट्री में भी अदर कंट्री में, तो वो कोई भी बैंक आपको इस जितने अमाउंट की भी ट्रैवलर्स चेक होगी उतने मनी आपको वो कोई भी बैंक आपको प्रोवाइड करेगी, कोई भी बैंक आपको उतने मनी दे सकती है। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर बिकॉज अगर आपके पास ATM नहीं है, ये एक ATM की तरह भी काम करता है। अगर आपके पास ATM नहीं है और आपके पास ट्रैवलर्स चेक है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी उस मनी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ दी ट्रैवलर्स चेक। Service of demand draft and bank draft. Okay, so this function of bank is service of demand draft. First we know what is demand draft and what is bank draft. सो आप एक बैंक ड्राफ्ट कैसे बैंक से आप कैसे प्रोवाइड करो, कैसे आप ले सकते हो, कैसे आप वो मैं आपको पहले बताती हूँ। जैसे आपकी किसी भी बैंक में आपकी इंडिविजुअल अकाउंट है और आपको अब अगर किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना है और आपको वहाँ बोला जा रहा है कि आपको जो फीस पे करने हैं वो आपको एक एक बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट में आपको पेमेंट करने हैं। तो वहाँ पर आप क्या करोगे कि पहले तो आप बैंक में जाओगे, आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वहाँ आप जाओगे और वहाँ आप बोलोगे कि मुझे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी के नाम से मुझे ना फीस 10,000 या 1,000 या 2,000 मुझे फ़ीस पेड करने, आप मुझे 10,000 का ड्राफ्ट बना के दो। तो वो बैंक आपको एक, ये भी एक चेक की तरह ही होती है, बैंक ड्राफ्ट भी चेक की तरह ही होता है। वो आपको डिमांड ड्राफ्ट देंगे, 10,000 का बना करके देंगे, उस पर बैंक की सिग्नेचर होगी और आपको जितने भी मनी की ज़रूरत है उतने उस पर मनी उस पर लिखे होंगे कि हाँ इतने अमाउंट चाहिए आपको। और वो मनी जो है वो आपका जो इंडिविजुअल अकाउंट है उससे वो मनी क्या हो जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी उतनी। एक मनी आपके अकाउंट से भी डिडक्ट हो सकती है, नहीं तो आप कैश भी दे सकते हो। आप बैंक में कैश दे कर के भी आप अपना बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो। तो यहाँ जो है अक्सर ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमें ड्राफ्ट में फ़ीस पेड करने होते हैं, तो यहाँ हम बैंक के द्वारा ये चेक हमें दिया जाता है और ये मनी हमारे अकाउंट से डिडक्ट होती है और उसके बदले में हमसे कुछ कमीशन भी बैंक लेते हैं, कुछ इंटरेस्ट भी इसके हमसे लेते हैं। ओके, सो दिस इज़ द सर्विस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट। And our next topic is some services provided by bank. बैंक ड्राफ्ट, जो अभी हमने जाना कि बैंक ड्राफ्ट क्या होती है, दिस इज़ द फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक एंड सेकेंड वन इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट।
सो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया यहाँ पे? ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका बैंक में अकाउंट है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट उसी कस्टमर को प्रोवाइड करता है बैंक जिसकी कि बैंक में करेंट अकाउंट होती है। अगर सेविंग अकाउंट है, फिक्स्ड अकाउंट है, तो वो आपको ओवरड्राफ्ट मनी प्रोवाइड नहीं करेगी। ये करेंट अकाउंट होल्डर को ही बैंक जो है वो ओवरड्राफ्ट मनी देती है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया कि अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट है या आपने बिजनेस पर्पज़ से करेंट अकाउंट खुलवाया है आपने, और अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपीज़ है और आपको ज़रूरत है 70,000 या 1 लाख की, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? अगर आपकी बैंक में क्रेडिट अच्छी है तो बैंक आपको 50,000 से ज़्यादा मनी आपको बैंक दे सकती है। आप उस करेंट अकाउंट का यूज़ करके 70,000, 60,000, 10,000 एक्स्ट्रा मनी आप वहाँ से रिसीव कर सकते हैं। सो अगर वो जो एक्स्ट्रा मनी हो गई वो हमारा ओवरड्राफ्ट हो गया। ये इसके बदले में हमने जो एक्स्ट्रा मनी लिया, जो कि हमारे जो अकाउंट पे रुपए थी उससे जो भी हमने जितने भी रुपए ज़्यादा अमाउंट लिए, अगर हमने 10,000 एक्स्ट्रा अमाउंट लिया तो उसके बदले में बैंक हमसे उस एक्स्ट्रा अमाउंट का हमसे इंटरेस्ट लेगी। सो दिस इज़ दी बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, so RTGS, the full form of RTGS is real time gross settlement। ये क्या है कि किसी भी बैंक में आप अगर RTGS की मेंबरशिप है किसी भी बैंक में, तो आप अदर RTGS मेंबर बैंक में RTGS बैंक में आप ये मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये भी बैंक के द्वारा एक सर्विस प्रोवाइड की गई है कि अगर आपको किसी अदर बैंक में मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप जैसे कि आपको 1 मिनट एक नेफ्ट है, एक वन इज़ नेफ्ट एंड वन इज़ RTGS। दोनों क्या होता है कि दोनों के माध्यम से हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो इन द नेफ्ट में क्या होता है कि आपकी मनी जो है वो लिमिट है कि आप 2 लाख से ज़्यादा, मैक्सिमम 2 लाख आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अदर बैंक अकाउंट में, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बट RTGS में ये फैसिलिटी है कि आप 2 लाख से ज़्यादा मनी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अदर बैंक अकाउंट में। इसमें क्या होता है, तो RTGS नेफ्ट कैसे हम दोनों का अलग अलग अपना IFSC कोड होती है। जो ये जो IFSC कोड होती है, ये IFSC कोड से हम किसी बैंक हर अलग अलग बैंक के अलग अलग बैंक ब्रांच के अलग अलग IFSC कोड होते हैं, जो कि एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि ABCD अल्फ़ा हो गया, एंड न्यूमेरिक यानी कि 1 2 3। तो ये जो भी जैसे कि आपकी सेंट्रल बैंक की आपकी अकाउंट है, और हमारा जो IFSC कोड है वो हमें अल्फ़ा और न्यूमेरिक दोनों में डालने हैं। तो अगर जैसे कि ये है तो CBI ये हो गया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड न्यूमेरिक ये हो गया अल्फ़ाबेट हो गए, एंड न्यूमेरिक यानी कि आप 0 0 2 2 4 6। तो ये हमारे क्या हो गए 11 डिजिट के ही होते हैं। IFSC कोड किसी भी बैंक का हो, किसी भी ब्रांच का हो, वो ऑलवेज 11 डिजिट के ही होते हैं, एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। इससे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमें RTGS एंड नेफ्ट में कि दोनों के अलग अलग IFSC कोड होंगे और हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RTGS में हम 2 लाख से ज़्यादा कर सकते हैं, नेफ्ट में हम मैक्सिमम हमारा 2 लाख ही है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज़ डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS। ओके, सो फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट इज़ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ओके,
So all bank draft, bank overdraft, RTGS, NEFT, so all services provided by bank. Okay, so these all are very essential for us because अगर आपको फीस जमा करना है तो हमने बोला कि ड्राफ्ट की डिमांड करता है तो हम बैंक से हम ड्राफ्ट बनवाएंगे। अगर हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है तो बैंक से हम ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। अगर हमें मनी ट्रांसफ़र करना है तो विद द हेल्प ऑफ RTGS एंड नेफ्ट हम मनी ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। So this is all about the subsidiary functions of bank and service provided by bank. In the next class we will learn the e-banking. Okay, thank you.